गुरुजी सीताराम। एक तो रेलिंग के पास में जहाँ पर रेलिंग है, बांस की रेलिंग लगी, वहाँ पीली साड़ी पहने जो टिकी हुई बहन जी बैठी। यह ब्लूटूथ ईयरपीस एक बहुत ही छोटा उपकरण है जो आकार में राजमा के दाने से भी छोटा होता है। इसे खास तौर पर परीक्षाओं में नकल करने के लिए बनाया गया था और यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो हेलो गाइस, स्वागत है इस वीडियो में। तो बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 देखकर आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ये पाखंडी किस तरह से फर्जी पर्चियां बनाकर मासूम और सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाता है। और अगर आप बिना पार्ट 1 देखे ये पार्ट 2 देख रहे हैं तो मेरी सलाह है कि पहले आप पार्ट 1 जरूर देख लें, वरना पार्ट 2 पर भरोसा करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इनके नाम निहाद देवी दरबार के शोज देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये लाखों की भीड़ में से 10-12 लोगों को अलग अलग जगहों से चुनते हैं, जिनमें खास तौर पर 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिन्हें नाम लेकर बुलाया जाता है, दूसरे वो जिन्हें आगे से रैंडम तरीके से बुलाया जाता है, और तीसरे वो जो अपने पहनावे से भीड़ में सबसे अलग नजर आते हैं, उन्हें बुलाया जाता है। इसके अलावा आप ये भी नोट करेंगे कि जिन लोगों को पहनावे या रैंडम तरीके से चुना जाता है उन्हें कभी भी नाम लेकर नहीं बुलाया जाता। और बाएं कंधे पर यानी बाएं हाथ के कंधे पर गमछा होगा। और बुलाएं भी कैसे जब तक नाम पता ही ना हो। ये सब मैंने आपको क्यों बताया, ये बात आपको आगे चलकर खुद ही समझ आ जाएगी। खैर, अब असली बात पर वापस आते हैं। अगर आप धाम पर जा चुके हैं तो आपको पता होगा कि वहां सिक्योरिटी के लिए PTZ 360 डिग्री CCTV कैमरे लगाए जाते हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि PTZ का मतलब है पैन, टिल्ट और जूम। ये एक हाई क्वालिटी CCTV कैमरा होता है जो 360 डिग्री घूम सकता है और ये 10x से लेके 100x तक हाई क्वालिटी में जूम कर सकता है। यानी ये 10 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक भी देख सकता है। और इसका कंट्रोल पैनल धाम में बने कंट्रोल रूम में होता है। कंट्रोल रूम में बैठी इनकी टीम ऐसे लोगों को देखती रहती है जो भीड़ में सबसे अलग दिख रहे होते हैं। हाँ, सिर पर सफेद तौलिया, काला बैग लिए हुए दाढ़ी वाले। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जानकारी महाराज शास्त्री तक कैसे पहुंचाई जाती है। तो आज के इस वायरलेस टेक्नोलॉजी के दौर में ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी भोली भाली जनता इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानती। ये काम GSM मॉड्यूल और ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से होता है। यह एक ब्लूटूथ ईयरपीस होता है जो आकार में राजमा से भी छोटा होता है। ये डिवाइस असल में परीक्षाओं में नकल करने के लिए बनाया गया था और ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये 2-वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन इस केस में ये सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री तक जानकारी पहुंचाने का काम करता है। कभी कभी ये लोग डिजिटल स्क्रीन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसका कंट्रोल एजेंट के पास होता है। जब भी धीरेंद्र शास्त्री को एजेंट से बात करनी होती है तो वो कुछ कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। राम, साधु जी, राम। जैसे 2 नंबर पंडाल में एक पीली साड़ी पहने औरत बैठी है, टिकी हुई महिला बैठी है। 2 नंबर पंडाल में एक तो रेलिंग के पास में जहाँ बांस पर की रेलिंग है, बांस की रेलिंग लगी, वहाँ पीली साड़ी। तो उसे अलग से कैमरे में फोकस किया जाता है और फिर शास्त्री उसका जिक्र करके सबके सामने चमत्कार साबित कर देते हैं। किसी को भीड़ में से सिर्फ उसके पहनावे की वजह से बुलाना काफी मुश्किल और कंफ्यूजिंग हो जाता है जब तक उसका नाम न पता हो, क्योंकि भीड़ में कई लोगों ने एक जैसे रंग के कपड़े पहने होते हैं। यही वजह है कि हमेशा भीड़ में से अलग दिखने वाले लोगों को ही चुना जाता है। जैसे किसी ने तौलिया बांधा हुआ है, किसी ने काला चश्मा पहना हुआ है, या किसी ने हाथ में झंडा, नारियल या स्टिक पकड़ी हुई है। हाँ, सिर पर सफेद तौलिया, दादा गुरुजी का चित्र लिए हुए विराजमान, गुलाबी रंग की शर्ट और सिर पर रूमाल। और जब तक एजेंट को कोई अलग दिखने वाला आदमी नहीं मिलता तो ये आगे बैठे लोगों में से रैंडम तरीके से किसी को भी बुला लेते हैं। बिटिया, बहन जी, आपके बगल वाली बहन जी जो चश्मा लगाए हुए माता जी बैठी, जी माँ, आ जाओ माँ। और जिन 2-3 लोगों को नाम लेकर बुलाया जाता है वो या तो पहले से स्क्रिप्टेड होते हैं या वो वही लोग होते हैं जिनका नाम पहले से टोकन में निकाला गया होता है। जिन्हें नहीं पता कि टोकन सिस्टम क्या है, उन्हें बता दूं कि ये एक अर्जी लगवाने का तरीका है जो बिल्कुल लॉटरी सिस्टम की तरह काम करता है। बागेश्वर धाम में होने वाले दरबार में हिस्सा लेने के लिए बागेश्वर धाम से टोकन लेना पड़ता है। टोकन वाले पर्चे में अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर बागेश्वर धाम में जमा करवाना होता है। इसमें केवल नाम, नंबर और पता होता है। सभी लोगों के पर्चों को एक जगह इकट्ठा करके कन्याओं के हाथों से इन पर्चों को छटवाया जाता है और देवी दरबार से पहले एक लिस्ट जारी की जाती है और ऐसे लोगों को एक दिन पहले फोन करके सूचना दी जाती है। इन पर्चियों के नाम से हर व्यक्ति को फोन पहुंचेगा कार्यालय द्वारा और जो तारीख उन्हें दी जाएगी उस तारीख को उनका पर्चा बनाया जाएगा। अब रही बात प्रीत दरबार के राज की,
तो मुझे नहीं लगता कि इसे कोई राज कहा जाएगा। इस पर ज्यादा कुछ बोलकर मैं आपको और अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि इस पर पहले से ही YouTube पर काफी वीडियो मौजूद हैं जो सबूतों के साथ दिखाती हैं कि यह सब स्क्रिप्टेड है। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए एक चीज मैं भी दिखा देता हूं। क्या आपको सच में लगता है कि भूत को किसी औरत की इज्जत की फिक्र हो रही है, इसलिए वो उसकी साड़ी ठीक कर रहा है? हद है यार, ये तो अंधभक्ति की भी हद है। जो सबूत के तौर पर वीडियो क्लिप्स दिखाई हैं, उन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हमारी टीम ने खुद सबूत इकट्ठा करने के लिए तमाशबीन बनकर वहां जाने का फैसला किया है। कुछ टेक्निकल टीम के लोग फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट होने वाले रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री और उनके एजेंट के बीच होने वाली कम्युनिकेशन को डिक्रिप्ट करके आपके सामने सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। पार्ट 3 में हम पूरे सबूतों के साथ इस सीरीज को खत्म कर देंगे। तब तक के लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जो इस पाखंडी को भगवान समझकर बैठे हैं। और कहीं चैनल खो न जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा भाई।